फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। कहाँ तक हुआ था उस दिन? भू परिष्करण संबंधी परिभाषाएं। परिष्करण संबंधी देखो, भू परिष्करण संबंधी निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। भू परिष्करण संबंधी निम्न परिभाषाएं हैं। नंबर 1, शून्य भू परिष्करण। जीरो टिलेज और नो टिलेज। जीरो टिलेज और नो टिलेज। ठीक है, पहली है आपकी जीरो टिलेज और नो टिलेज। तो इसमें क्या है, जीरो जैसे आपको इसीलिए समझ में आया कि शून्य भू परिष्करण। शून्य का मतलब जीरो, जीरो का मतलब हम जुताई नहीं कर रहे, मतलब यही हुआ ना। शून्य का मतलब यही है कि बिना जुताई के पुरानी फसल के अवशेषों में किसी भी फसल की बुवाई करना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। लिख लीजिए इसकी परिभाषा को। बिना जुताई किए हुए सीधे रूप से पूर्व फसल के अवशेषों में ही किसी फसल की बुवाई करना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूनतम, मिनिमम। मिनिमम टिलेज। नेक्स्ट आता है आपका न्यूनतम भू परिष्करण, मतलब न्यूनतम का क्या मतलब? कम से कम। ठीक है ना। देखिए, फसल उत्पादन में भूमि की कम से कम आवश्यक
जुताई करना, कम से कम आवश्यक जुताई करना न्यूनतम भू परिष्करण कहलाता है। न्यूनतम भू परिष्करण कहलाता है। इसमें भू परिष्करण को इस हद तक कम किया जाता है कि फसल की भू परिष्करण संबंधी न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण हो जाए। फसल की भू परिष्करण संबंधी न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण हो जाए। नंबर 3 है आपका इष्टतम या प्रमाणक भू परिष्करण। इष्टतम या प्रमाणक भू परिष्करण। देखिए, जुताई की संख्या जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है। अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है। इष्टतम या प्रमाणक भू परिष्करण कहलाती है। इष्टतम या प्रमाणक भू परिष्करण कहलाती है। इष्टतम या प्रमाणक भू परिष्करण कहलाती है। नेक्स्ट आपका आता है परंपरागत भू परिष्करण। परंपरागत भू परिष्करण भू परिष्करण इसमें लिखिए, बीज सैया तैयार करने में जो भी प्रारंभिक व द्वितीयक भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं, उसे अभिसाम्यक या परंपरागत
भू परिष्करण कहते हैं। याद रखना, परंपरागत भू परिष्करण को अभिसाम्य भू परिष्करण भी कहते हैं, क्योंकि अगर नोट में आ जाए कि अभिसाम्य भू परिष्करण के बारे में लिखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, परंपरागत भू परिष्करण या अभिसाम्य भू परिष्करण दोनों एक ही है। अब नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त भू परिष्करण। नंबर 5, संयुक्त भू परिष्करण। संयुक्त भू परिष्करण लिखिए, खेत में भू परिष्करण की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कभी कभी दो भू परिष्करण क्रियाएं एक साथ करनी पड़ती हैं या की जाती हैं। दो भू परिष्करण क्रियाएं एक साथ की जाती हैं, जैसे जुताई के साथ पटेला चलाना या पाटा चलाना। पाटा या पटेला एक ही चीज है। नेक्स्ट आता है आपका संरक्षण भू परिष्करण। संरक्षण भू परिष्करण लिखिए, भूमि की सतह को प्राकृतिक रूप से बनाए रखकर व भूमि की सतह को प्राकृतिक रूप से बनाए रखकर पहली फसल के अवशेषों को भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ते हुए अगली फसल के लिए खेत तैयार करना। सतह पर पुरानी सतह पर छोड़ते हुए अगली फसल के लिए खेत तैयार करना संरक्षण भू परिष्करण कहलाता है। इससे
जल व वायु से होने वाले, इससे जल व वायु से होने वाले, इससे जल व वायु से होने वाले भूमि कटाव, जल व वायु से होने वाले भूमि कटाव को नियंत्रित करता है तथा फालतू पानी का बहाव भी कम होता है, तथा फालतू पानी का बहाव भी कम होता है। फिर आपका पलवार भूपरिष्करण नंबर 7, पलवार भूपरिष्करण। पलवार भूपरिष्करण भूमि की इस प्रकार जुताई करते हैं कि जिसमें जीवांश अवशेष या पलवार भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ देते हैं। पलवार भूपरिष्करण कहलाता है। तो नेक्स्ट आता है आपका नंबर 1, दिशा निर्देशित भूपरिष्करण। नेक्स्ट है आपका दिशा निर्देशित भूपरिष्करण। दिशा निर्देशित क्या मतलब है? जिसमें सूर्य के प्रकाश, वायु, रास्ते, दिशाओं का ध्यान में रखते हुए एक ही जुताई करना, इसको क्या कहते हैं? दिशा निर्देशित भूपरिष्करण। इसलिए इसमें विशेष रास्तों या दिशा के अनुसार सूर्य का प्रकाश वायु की दिशा पूर्व में की गई भूपरिष्करण क्रियाएं वह खेत की आधार रेखा को ध्यान में रखकर जुताई करने को ही खेत की आधार रेखाओं को ध्यान में रखकर जुताई करने की क्रियाओं को ही दिशा निर्देशित भूपरिष्करण कहते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका चक्रीय भूपरिष्करण। चक्रीय भूपरिष्करण। चक्रीय भूपरिष्करण क्या मतलब है? चक्रीय भूपरिष्करण मतलब है कि जुताई करते समय मिट्टी को चक्रीय रूप में काटते हैं, उसे हम चक्रीय भूपरिष्करण कहते हैं। ये चक्रीय भूपरिष्करण किसके द्वारा करते हैं? यदि रोटावेटर आप चलाएंगे तो क्या है, चक्र में घूमता है, तो क्या हो गई हमारी चक्रीय भूपरिष्करण। रोटावेटर देखा है? नहीं देखा, की बात कर रहे हैं। रोटावेटर आता है, ये चौड़ाई होती है, उसमें नीचे रोलर होता है, रोलर में प्लेटें लगी होती है। देखना कहीं के सामने पास होगा आपके, हमारे पास रोटावेटर नहीं है, किसी के पास होगा क्योंकि यहाँ जमीन ऐसी है कि यहाँ रोटावेटर है नहीं, पत्थर है ना, पत्थरों में नहीं चल पाता है रोटावेटर, यहाँ पत्थर है, इसलिए आपके यहाँ रोटावेटर जहाँ रोटावेटर चलते हैं वहाँ आइए बारे में मिल जाएगी। लिख लीजिए इसको। भूपरिष्करण कार्य जिसमें मिट्टी चक्रीय रूप से काटी जाती है, भूपरिष्करण कार्य जिसमें मिट्टी चक्रीय रूप में काटी जाती है, उसे हम चक्रीय भूपरिष्करण कहते हैं। जैसे रोटावेटर से जुताई करना, फिर नेक्स्ट आती है आपकी रसायन पड़ती। रसायन पड़ती रसायन पड़ती का क्या मतलब निकल रहा है? रसायन पड़ती, ये तो समझ में आ रहा है रसायन का प्रयोग हो रहा है। पड़ती का मतलब खाली जमीन जिसमें बुवाई नहीं, पड़ती का मतलब होता है जिसमें बुवाई नहीं होती, रसायन पड़ती, ठीक है। जैसे चक्र हम लोग फसल चक्र बनाते हैं, उसमें एक फसल दो फसल के बाद पड़ती छोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं पड़ती। हाँ, उसी को बोलते हैं पड़ती जमीन। और उस पड़ती जमीन में बिना जुताई के भूपरिष्करण क्रियाएं नहीं करते और उसको हम केमिकल से खरपतवारों को नष्ट करते हैं, तो उसको हम रसायन पड़ती कहते हैं। अभी समझ में लिख लीजिए। पड़ती भूमियों पर खरपतवारों का नियंत्रण, पड़ती भूमियों पर खरपतवारों का नियंत्रण भूपरिष्करण यंत्रों के स्थान पर भूपरिष्करण यंत्रों के स्थान पर सात राशियों से करना, सात
नासियों, 7 नासियों से करना रसायन पद्धति कहलाता है। नेक्स्ट है आपकी अंधी गुड़ाई। अंधी अंधी गुड़ाई अंधी गुड़ाई है। अब अंधी गुड़ाई बताओ कैसे होगी? अंधी गुड़ाई कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, क्यों की जाती है, हैं? किस फसल में की जाती है? अंधी गुड़ाई का मतलब ये है कि फसल जर्मिनेशन से पूर्व हमने कोई फसल बोई है, वो अंकुरित नहीं हुई है, पानी बरस गया, उसके ऊपर पपड़ी जम गई। अब हमें तो भी समझ में आ रहा है कि बीज कहाँ डला है, कहाँ बोआ है, उसकी पपड़ी को तोड़ना, उसकी गुड़ाई करना, उसको हम अंधी गुड़ाई कहते हैं। कि बिना कुछ दिखाई दिए कोई कार्य करना वो अंधापन है। तो उसको क्या कहते हैं? अंधी गुड़ाई। लिख लो उसको। फसल के अंकुरण से पूर्व, फसल के अंकुरण से पूर्व की जाने वाली गुड़ाई को अंधी गुड़ाई कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की गुड़ाई गन्ने के खेत में की जाती है। गन्ने के खेत में की जाती है। कभी कभी ज्वार, मक्का, गेहूं आदि के अच्छे अंकुरण के लिए भी ज्वार, मक्का, बोरा ज्वार, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों के अंकुरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अंकुरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ऊपर की पपड़ी जो वर्षा के कारण बन जाती है, उसे तोड़ने को ही अंधी गुड़ाई कहा जाता है। इनमें से जो भी भूप्रजनन संबंधी परिभाषा दिखाई है, इनमें से आपको दो आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज और लिखिए, ये भूप्रजनन संबंधी नहीं है, तो अलग से लिखिए फर्टिगेशन।
गेसन, लिख लो, इसी में लिख लो, लेकिन यूनिवर्सिटी बुक संबंधी परिभाषा में लिखने अलग है, ठीक है। फर्टिगेशन, ये फर्टिगेशन क्या है? किताब पढ़ते नहीं, कहाँ से पता चलेगा क्या है? फर्टिगेशन क्या है? अक्सर पूछा जाता है प्रॉब्लम में, फर्टिगेशन लिख लो। फर्टिगेशन बोल लो पहले। फर्टिगेशन हम उसे कहते हैं कि सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना ही फर्टिगेशन कहलाता है। लिख लो, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना ही फर्टिगेशन कहलाता है। दो लाइन का और 2 नंबर का। एक चीज और बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हरी खाद। हरी खाद हरी खाद, हरी खाद क्या है? दबाया जाता है, रोका नहीं जाता है। जैसे कि धान के लिए जड़ें रहती हैं, सब उसको धान का है। और आपने धान का जो आपका आदमी नहीं मतलब इसी तरह से और से तैयार हो जाए इसको सब हाँ, इसी तरह ये खाद में हरी खाद का मतलब है, हरी खाद की कौन सी बात है इसको हरी खाद की उपयोग कर सकते हैं। ये ऐसे बातें होना चाहिए उस चीज का बात खरपतवारों के कंपटीशन करके आगे निकलते हैं, खरपतवारों को बढ़ने में देते हैं। जैसे गन्ना हो कहाँ दिया है वो इधर हरी खाद में अधिकांश का ढेंचा और समय का उपयोग किया जाता है। ढेंचा और समय मसले है, ढेंचा और समय। ढेंचा है ढेंचा। एक मिनट
लिखिए हरी खाद। बिना सड़े गले हरे पौधों, बिना सड़े गले हरे पौधों, दलहनी व आदलहनी, दलहनी व आदलहनी को जब आदलहनी, दलहनी व आदलहनी को जब मृदा की नाइट्रोजन व जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए मृदा की जीवांश, मृदा की नाइट्रोजन व जीवांश की मात्रा, मृदा की नाइट्रोजन व जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है। वो उसे हरी खाद कहते हैं। हरी खाद कहते हैं। हरी खाद में अधिकांशतः, हरी खाद में अधिकांशतः ढैंचा व सनई आदि फसलों का उपयोग किया जाता है। ढैंचा ढक्कन वाला नहीं, ढैंचा ढैंचा व सनई आदि फसलों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट। क्या टाइम हो गया? 40 बन गई, और बन जाए है? थक गए? प्रारंभिक भूपरिष्करण के उद्देश्य। प्रारंभिक भूपरिष्करण के उद्देश्य। प्रारंभिक भूपरिष्करण के उद्देश्य लिख लीजिए। प्रारंभिक भूपरिष्करण में कौन कौन से उद्देश्य हैं? नंबर 1, मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाना। मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा जल धारण क्षमता को? जब हम जुताई करेंगे
तो क्या होंगे, मिट्टी के कण फूटेंगे, छोटे होंगे। जब मिट्टी के कण छोटे होंगे तो उनमें हम पटेला जलाएंगे तो क्या होगी, नमी उसमें संरक्षित होगी, नमी जल्दी उड़ेगी नहीं। वो नमी हम कब काम आएगी, हमारे बीज अंकुरण के लिए। इसलिए कहते भू परिष्करण करने से क्या है, मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ती है। जल धारण क्षमता का मतलब उसे रोकने की क्षमता बढ़ती है, जल्दी वो उसका मतलब वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। यदि हम उसी हाँ, और यदि हम बढ़ती जमीन है उसमें जुताई कुछ नहीं है तो क्या है, जो उस पर पानी जल्दी उड़ जाता है, उसमें नमी भी संरक्षित नहीं रहती है, क्योंकि जो कोशिकाएँ होती हैं वो खुली रहती है तो उनसे पानी निकल जाता है। और यदि हम भूपरिष्करण संबंधी मतलब जुताई करते हैं, जो कोशिकाएँ होती हैं वो क्या होती है, मिट्टी की वो टूट जाती हैं, टूटने से उनके रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पानी वाष्प रूप में नहीं उड़ पाता है और वो उसमें संरक्षित रहता है। दूसरा आता है वायु, मृदा में वायु संचार। मृदा में वायु संचार क्या होता है, मृदा में वायु संचार घटता ही बढ़ता है। मृदा में वायु संचार में क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, भूपरिष्करण से बढ़ेगा, ठीक है। मृदा में वायु संचार का बढ़ना या वायु संचार बढ़ता है, बढ़ता है। मृदा में वायु संचार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसका रीजन क्यों बढ़ता है, भाई मृदा में वायु संचार क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? जब हम खेत की जुताई करेंगे तो कण टूटेगी, आपस में गिरेंगे, उसमें स्पेस बनेगा। जब उसमें स्पेस हुआ तो क्या होगा, वायु का आदान प्रदान बढ़ेगा, अंदर भी जाएगी तो बाहर भी जाएगी। और यदि आपने खेत की जुताई नहीं की, बढ़ती पड़ी, तो उसमें वायु संचार संभव है नहीं। इसलिए क्या है, मृदा में वायु संचार बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका मृदा कटाव को रोकना। नंबर 3 में आता है आपका मृदा कटाव को रोकना। ये कैसे रोकती है मृदा कटाव को? हाँ, जल के बहाव को मृदा करती है। और भूपरिष्करण से क्या होता है, मृदा कटाव को ये रोकता है। कैसे रोकता है? सही जा रही है, सही जैसा पकड़े लो। ये जब हम खेत की जुताई करते हैं, पानी बरसता है तो क्या होता है, मिट्टी उनका शोषण करती है और वो गहराई तक जाता है, जिससे पानी का बहाव कम होता है, तेजी से नहीं होता है। और अगर जब पानी का बहाव तेजी से नहीं होगा तो मृदा कटाव नहीं होगा। इसलिए भूपरिष्करण से क्या होता है, मृदा कटाव को भी रोकता है। लिख लोगे अपने आप ये सब है? बस 2-2 लाइनें लिखना है। फिर खरपतवारों को नष्ट करना। नंबर 4 खरपतवारों को नष्ट करना। खरपतवारों को नष्ट करना।
बताओ ये खरपतवारों को कैसे नष्ट करेगा? हम्म? खरपतवार पागल है कि? खरपतवार खरपतवार को मतलब ये हम मूंगफली फसल है, मूंगफली के अलावा उसमें जो भी अन्य रोटी कर रहा है, घास है, कुछ भी है, उसे हम खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार को कैसे नष्ट करता है? अरे स्वाभाविक है, जब हम खेत में जुताई करेंगे, कल्टीवेटर चलाएंगे, हैरो चलाएंगे, प्लाऊ चलाएंगे, तो इससे क्या होगा? खरपतवार सूखेंगे और नष्ट होंगे, होंगे नहीं होंगे? वही कह रहे हैं खरपतवारों को नष्ट करना, भूपरिकरण खरपतवारों को भी नष्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। पौधों के रोग तथा कीटों की रोकथाम करना। रोकथाम करना। आइए बताओ पौधों की रोग तथा कीटों को कैसे कैसे रोकता है? पौधों के रोग तथा कीटों की रोकथाम करना। जो पौधों में कीड़े लगते हैं और उनमें रोग लगते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करता है? भूपरिक्रमण में जुताई के द्वारा संभव है पौधों के रोग और कीड़ों को रोका जाए? बताओ, नहीं है संभव? संभव है। कीटनाशक का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं, कीटनाशक डालना है, सीधा है जुताई के द्वारा पौधों के रोग तथा कीटों की रोकथाम करना, जुताई के द्वारा करना है, ना कि हमें उसमें कोई भी रासायनिक कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है? जब हम खेत की जुताई करते हैं तो बहुत से कीट ऐसे हैं जिनके चूहा हैं, लार्वा हैं, अंडे हैं, क्या करते हैं? जुताई के समय मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। जब मिट्टी की ऊपरी सतह पर आते हैं तो क्या है? उनको पक्षी, चिड़िया, बगुले वगैरह खाते हैं। नहीं खाते हैं। देखा वो जुताई करते हैं तो कितनी चिड़िया, बगुले वगैरह पीछे ये क्या करते हैं? उन कीटों को नष्ट करते हैं। आई समझ में? हो रहा है इसमें कंट्रोल। और फिर कह रहा है रोग की रोकथाम। रोग की रोकथाम कैसे करेंगे? रोगों की रोकथाम कैसे करोगे? बताओ। जैसे आपने कीटों की रोकथाम की, ऐसे ही इसकी रोकथाम बराबर लगेंगे। मिट्टी अच्छे से धो लेंगे। अगर मिट्टी में आपका फंगस या जीवाणु है, जब तक वो नष्ट नहीं होगा तो वो बराबर लगेगा। बहुत से सड़े गले पदार्थ ऐसे हैं जो मिट्टी में नीचे दबे रहते हैं। उनमें क्या है कि रोगाणु पनपते हैं, और जैसे हमने अपनी फसल काटी, जो उसके अवशेष रह गए, तो उनमें भी ये जीवाणु क्या है? जिंदा रहते हैं। और जब उनकी जुताई करते हैं तो भूमि की सतह पर आते हैं,
ये धूप लगती है तो क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। आई ना, इस तरह से ये पौधों की रोक तथा कीटों की रोकथाम करता है। नेक्स्ट है मृदा में जैविक पदार्थों का मिलाना। मृदा में जैविक पदार्थों का मिलाना। मृदा में जैविक पदार्थों का मिलाना। ये ट्राइकोडेस है, ये सब आपके प्रारंभिक भूप्रदेश हैं, ठीक है ना। ये आपके प्रारंभिक भूप्रदेश के जो हम पहली जुताई करते हैं उसके उद्देश्य है क्या है, मृदा में जैविक पदार्थों का मिलाना। जैविक पदार्थ में यहाँ पे क्या क्या आते हैं, बताओ। जैविक पदार्थ जो नहीं है, जैविक पदार्थ क्या है, जो बड़ी बड़ी चीजों जैविक पदार्थ। वही मेरा मृदा में जैविक पदार्थों का मिलाना। तो हम मृदा में जैविक पदार्थ कैसे मिलाते हैं, जब हम खेत में गोबर की खाद या अन्य कंपोस्ट खाद डालते हैं तो जुताई के बाद हमको खेत में मिलाते हैं। इसलिए क्या है, मृदा में जैविक पदार्थों का मिलाना। ये जुताई से जैविक पदार्थों को भी खेत में मिलाया जाता है। मैं एक हेडिंग और डालू, ले बाई। ले बाई, हाँ, ले बाई। ले बाई क्या है, ये एक जुताई करने की विधि है। ले बाई एक जुताई करने की विधि है, लिख लो इसको। खड़ी फसल में फसल वृद्धि की वह अवस्था, खड़ी फसल में फसल वृद्धि की वह अवस्था जिस पर अंतिम जुताई करते हैं ले बाई कहलाता है। एक और लिख लीजिए इसमें हेडिंग, मध्यवर्ती जुताई। मध्यवर्ती जुताई। मध्यवर्ती जुताई। खड़ी फसल में खड़ी फसल में गुड़ाई करना मध्यवर्ती जुताई कहलाता है।
ये आपके हो गए पहले, ये हो गए प्रारंभिक भूपरिष्करण के उद्देश्य हो गए। अब आपका आ जाएगा द्वितीयक। द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्य। इसमें ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट लिखवाना है, 5 पॉइंट। द्वितीयक भूपरिष्करण के उद्देश्य। लिख लिया? लिखिए। खाद एवं उर्वरकों को मृदा में ठीक ढंग से मिलाना। खाद एवं उर्वरकों को मृदा में ठीक ढंग से मिलाना। नंबर 2, खाद एवं उर्वरकों को मृदा में ठीक ढंग से मिलाना। नंबर 2, खरपतवारों को जुताई के उपरांत एकत्रित करना। खरपतवारों को जुताई के उपरांत एकत्रित करना। नेक्स्ट, खेत में पाटा चलाकर खेत को आंशिक रूप से समतलीकरण करना। खेत में पाटा चलाकर खेत को आंशिक रूप से समतलीकरण करना। नेक्स्ट, कल्टीवेटर या हैरो चलाकर ढेलों को तोड़ना। ढेलों, हाँ, ठेलों नहीं, ढेलों, ढक्कन वाला, ढेलों को तोड़ना। नेक्स्ट, फसल बुवाई हेतु उपयुक्त टिल्थ तैयार करना जिससे कि समुचित अंकुरण हो सके। जिससे कि समुचित अंकुरण हो सके। नेक्स्ट है आपका अंतःकर्षण के उद्देश्य। अंतःकर्षण के उद्देश्य। ठीक, अब आप लोग बाल ना खुजाओ, नेक्स्ट के लिए है, आज के लिए नहीं है। ठीक है, बाल खुजाना बंद करो। ठीक है, हाँ, बंद कर दो।